Students, now I am going to start with question number 19. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे हम. द क्वेश्चन नंबर 19 इज A, B, C in order toss a coin. The first one to throw a head wins. What are their respective chances of winning, assuming that the game continues indefinitely? ठीक है, हमें क्या दिया है, क्वेश्चन ये है हमारा कि ए, बी और सी ऑर्डर में एक कॉइन को टॉस करते हैं. जो सबसे पहले हेड थ्रो करेगा वो जीतेगा. ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट आर द रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ देयर विनिंग, और ये भी अज्यूम करके चलना है कि गेम जो है वो इनडेफिनेटली चलता रहेगा. कल जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें दो पार्टिसिपेंट थे, एक ए और एक बी. अब जो क्वेश्चन है यहाँ 3 पार्टिसिपेंट्स हैं. सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, और ये ऑर्डर में कॉइन को टॉस करते हैं. इसका मतलब सबसे पहले ए टॉस करेगा, ए के बाद बी टॉस करेगा, और बी के बाद जो है वो सी टॉस करेगा. ठीक है, तो ए, बी और सी ऑर्डर में कॉइन को टॉस करेंगे. तो ये यहाँ पर दिया हुआ है. अब जिसका सबसे पहले हेड आएगा वो विनर. मान लो पहली बार में ए का हेड आ गया तो ए ही विनर हो जाएगा, फिर बी और सी को तो चांस मिलेगा ही नहीं. तो ये इसमें गेम है. अब एक चीज देखिए, यहाँ सभी के लिए विनिंग की डेफिनेशन तो एक ही दे रखी है कि जिसका हेड आएगा वो जीतेगा. और हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, whenever a coin is tossed, the probability of getting a head as well as probability of getting a tail is given by 1/2. चाहे हेड आना हो चाहे टेल आना हो, प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो 1/2 ही रहती है. ठीक है, अब एज पर डिसीजन, जो डिसीजन लिया गया है उसके हिसाब से जो सबसे पहले हेड थ्रो करेगा वो जीतेगा. और जो ऑर्डर दिया गया है उसके हिसाब से पहले ए ने टॉस करना है, फिर बी ने टॉस करना है, फिर सी ने टॉस करना है. ठीक है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए. हमें तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है. अब यहाँ एक ध्यान रखिएगा कि विनिंग कब होगी? जब एच यानी हेड आएगा, और फेलियर कब होगा? जब टी यानी कि टेल आएगा. ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ ए. हम तो ए वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं. अब जब हम ए के केस को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर जो चीज हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है वो ये है कि ए जो है वो सबसे पहले थ्रो कर रहा है, और सिंस ए सबसे पहले थ्रो कर रहा है तो ए फर्स्ट चांस में ही जीत जाएगा. अगर वो फर्स्ट चांस में नहीं जीतता है, यानी फर्स्ट चांस में टेल आती है, तो फिर सेकेंड टर्न किसको मिलेगी? बी को. फिर बी की भी टेल ही आएगी, उसके बाद मिलेगी सी को, सी को भी टेल ही मिलेगा, तब जाके ए का नंबर आएगा और ए को हेड मिलेगा. मतलब यहाँ क्या है, क्योंकि हम ए के जीतने के चांसेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें हर कंडीशन में ए को ही जिताना है. हम यहाँ पर ना बी को जिताएंगे ना सी को जिताएंगे, और जीतने के लिए एच आना चाहिए. और ए से शुरुआत हो रही है, 3 लोग जो हैं वो साथ साथ खेल रहे हैं, तो पहले ए को मिलेगा फर्स्ट चांस. फर्स्ट चांस पूरा होने के बाद फिर ए को मिलेगा फोर्थ चांस, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो बी और सी के हो गए. फिर 4 के बाद 5 और 6 नंबर का चांस किसका हो जाएगा? बी का और सी का. फिर आएगा 7th चांस. और इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आपका ये इनडेफिनेटली चलता रहेगा. ठीक है, तो जो मेन चीज है यहाँ पर जिसका कि हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ए कैन विन इन फर्स्ट चांस और फोर्थ चांस और 7th चांस रिस्पेक्टिवली. तो अगर तो ए पहले चांस में जीत जाता है तो पहली बार में ही हेड आ जाएगा. मान लो फर्स्ट टाइम में हेड नहीं आया, ए को टेल मिला, तो बी को भी टेल मिलेगा, सी को भी टेल मिलेगा, और फिर जाके ए को हेड मिलेगा. अब सपोज करो फोर्थ वाले में भी नहीं जीता, वो फोर्थ वाले में भी नहीं जीता, मतलब फर्स्ट टेल, सेकंड टेल, थर्ड टेल, फोर्थ में भी टेल आ गया.
अगर ए को हेड की जगह टेल मिला तो पांचवा चांस जाएगा बी के पास, उसको भी टेल मिलेगा। छठा चांस जाएगा सी के पास, उसका भी टेल आएगा। तब फिर 7वें नंबर पे जाके एच आएगा और ए जीत जाएगा। और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। मिनिमम 3 केसेस तो हमें लेने ही लेने हैं कैलकुलेशंस को शो करने के लिए। 3 से कम में हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए इस हाथ से कितनी हो गई? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और ट्रिपल टी एच या फिर 6 टाइम्स टी फिर एच अप टू इंफिनिटी। इस तरीके से ये चीज चलती रहेगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब अगर हम कैलकुलेशंस देखें तो देखो सबसे पहले तो एच ही था, तो जब सबसे पहले एच था तो उस केस में क्या होना है? एच की प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर 3 बार टेल थे तो 3 बार टेल की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर 6 बार टेल आएगी तो 7वें बार में हेड आएगा, इसलिए 6 टाइम्स टेल की प्रोबेबिलिटी और फिर उसके बाद जो है वो हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी। और ये प्रोसेस इस तरीके से अप टू इंफिनिटी जो है वो चलता रहेगा। एक चीज और नोटिस कीजिए, पावर पावर जो है वो मैंने तीसरे केस में 6 लगाई। टेल के ऊपर 6 क्यों अप्लाई की हमने पावर? हमने टेल पर 6 पावर इसलिए अप्लाई की क्योंकि टेल जो है वो 6 बार टेल आएगी, तब कहीं जाके जो है वो हमें वो वाला केस मिलेगा जहां पर कि 7वें नंबर पे हेड आना है। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो चाहे टेल की प्रोबेबिलिटी हो चाहे हेड की प्रोबेबिलिटी हो, हर एक की वैल्यू तो 1/2 ही है। तो जब आप पीएच लिखोगे तो पीएच तो आपका 1/2 आ ही गया। अब पीटी 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 और पीएच यानी 1 2 3 4 4 केसेस हो गए ना। 4 हो गए तो ये आ गया हाफ की पावर 4 क्योंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसके बाद जो ये नेक्स्ट टर्म है, यहाँ 6 बार तो प्रोबेबिलिटी आनी है टेल की और फिर एक प्रोबेबिलिटी आनी है एच की। सभी की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 की पावर 6 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 7। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया? फर्स्ट इवेंट की फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ, सेकेंड की हो गई हाफ पावर 4, थर्ड की हो गई हाफ पावर 7 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये प्रोसेस इंफिनिटी तक जाएगा क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि ए कौन से नंबर वाले चांस में जीता। आपको तो खाली ये कहा है कि प्रोसेस इंडेफिनेटली चलता जा रहा है और इंडेफिनेटली चलता जाने का मतलब होता है कि द प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग अप टू इंफिनिटी और हमें अप टू इंफिनिटी लेकर ही इसे सॉल्व करना है। अब अगर आप ध्यान दें तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बनती है। इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/2 और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। तो हाफ पावर 4 को हाफ से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आया 1/2 का क्यूब। 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8। तो फर्स्ट टर्म है 1/2, कॉमन रेशियो हो गया 1/8। अब सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जो है इट इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस आर। तो a की वैल्यू रख दी हाफ, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/8। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4/7। सो देर आर 4/7 चांसेस दैट ए विल विन द गेम। ठीक है, तो ए के जीतने के चांसेस आ गए हमारे पास। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए के बाद? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। अब हमें बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो देखो बी कब जीतेगा? बी को मिलेगा सेकेंड, फिफ्थ, एट एंड सो ऑन चांसेस। पहला चांस तो ए को मिला था, इसलिए बी अगर जीतेगा तो कौन से चांस में जीतेगा? सेकेंड चांस में जीतेगा। या फिर थर्ड चांस सी का छूटेगा, फोर्थ चांस ए का छूटेगा, फिर फिफ्थ चांस में बी जीतेगा। तो बी को कौन कौन से मौके मिल रहे हैं टॉस करने के? बी को एक तो मिल रहा है सेकेंड नंबर पे, फिर बी को मिल रहा है फिफ्थ नंबर पे, फिर बी को मिल रहा है एट्थ नंबर पे, दो दो छोड़ के। ठीक है, तो सेकंड मिला, थर्ड और फोर्थ छोड़ के फिफ्थ मिला, सिक्स और सेवन छोड़ के एट्थ मिला, ऐसे ही 9 10 छोड़ के 10th मिलेगा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो जब हमें बी के चांसेस निकालने हैं, जैसे कि कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको अलग से पर्टिकुलरली बी का डिस्कस नहीं किया था,
हमने क्या किया था, ए के विनिंग के चांसेस निकाल लिए थे और 1 में से माइनस करके बी का निकाल लिया था। पर यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में तो 3 आउटकम्स आपको दे दिए, 3 लोग दे रखे हैं। तो जब 3 लोग दे रखे हैं तो 3 लोगों में से आपको मिनिमम 2 की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको थर्ड की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करके मिल जाएगी। तो 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें से एक ही हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी को आप पीबी से शो कर सकते हो। अब बी सेकंड नंबर पे जीत सकता है तो फर्स्ट नंबर पे टी शो करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि पहले ए ने थ्रो किया तभी तो बी को चांस मिला। तो ए का आया टेल, फिर बी का आया हेड और बी जीत गया। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ए का भी टेल, बी का भी टेल, सी का भी टेल, फिर वापस ए को टेल मिला, तब जाके बी जीतेगा और उसको फिफ्थ नंबर पे हेड मिलेगा। ऐसा भी नहीं होता, मान लो वो 5वें नंबर पे भी नहीं जीतता, तो वही पहले 3 टेल आएंगे एबीसी के, फिर 3 टेल आएंगे एबीसी के, फिर ए का टेल आएगा, तब जाके 8वें नंबर पे बी जीतेगा और उसको हेड मिलेगा। तो इस तरीके से ये केसेस बनते हैं। मतलब जब हम बी के जीतने की बात कर रहे हैं तो हमें एच जो है वो बी के केस में ही शो करना है और किसी के केस में शो नहीं करना। जब हम ए के जीतने की बात कर रहे थे तो हमें ए को जिताना था, अब हम बी की बात कर रहे हैं तो हमें बी को ही जिताना है। तो बाकी सबके इवेंट्स तो टेल रहेंगे और अकेले बी का इवेंट एच रहेगा, और वो भी कब कब, या तो सेकेंड नंबर पे, सेकेंड पे नहीं हुआ तो फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ पे भी नहीं हुआ तो एट्थ नंबर पे, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब फिर वही इंडिपेंडेंट टॉसेस होते हैं, जितने भी टॉस है वो इंडिपेंडेंट है, एक टॉस का दूसरे टॉस पर फर्क तो आता नहीं, इसलिए टीएच की प्रोबेबिलिटी को क्या लिख सकते हो, पीटी इंटू पीएच। टीटी टीटी एच, 4 बार टी और 1 एच, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख सकते हो, टेल की प्रोबेबिलिटी की 4 पावर इंटू पीएच। 4 पावर क्यों आई, क्योंकि ऊपर 4 बार टेल था। इसी तरह से और आगे जाएं तो टेल 7 टाइम्स टेल है, 7 बार टेल है, 1 बार हेड है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पावर 7 इंटू पीएच अप टू इंफिनिटी। अब वैल्यू की बात करें तो चाहे पीटी हो चाहे पीएच हो, वैल्यू तो दोनों की 1/2 है। इसका मतलब पीटी इंटू पीएच की वैल्यू आ जाएगी हाफ का स्क्वायर, पीटी पावर 4 इंटू पीएच ये बनेगा हाफ पावर 4 इंटू हाफ, यानी 1/2 की पावर 5। फिर पीटी की पावर 7 इंटू पीएच है, तो 7 बार तो हाफ हो गया टेल वाला और एक हाफ हो गया एच वाला, तो टोटल कितने हो गए 8, तो हाफ की पावर 8 अप टू इंफिनिटी। तो इस तरीके से एक इनफाइनाइट जीपी हमारे पास यहाँ भी बनकर आ जाती है। ठीक है, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी चल रही है। अब इस इनफाइनाइट जीपी का टोटल कैसे निकालेंगे, अब हमें ये देखना है। तो लेट अस कम बैक टू अवर पेज। तो हमें क्या चीज देखनी है अब इसमें, कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। अब देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या क्वांटिटी दी हुई है हमें, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले हाफ का स्क्वायर, फिर हाफ पावर 5, फिर हाफ पावर 8 अप टू इंफिनिटी। अगर इसे देखें तो ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म बनता है हाफ स्क्वायर। ये रहा फर्स्ट टर्म, 1/2 का स्क्वायर है, यानी फर्स्ट टर्म तो हो गया 1/4। और इसका कॉमन रेशियो कितना बनेगा, कॉमन रेशियो वही आ रहा है, 3 पावर बढ़ती जा रही है ना, तो कॉमन रेशियो हो गया हाफ क्यूब। हाफ क्यूब यानी 1/8, ये कॉमन रेशियो हो गया। ए और आर की वैल्यूज आपके पास हैं, ए और आर की वैल्यूज को उठाकर आप एस इंफिनिटी के फॉर्मूले में रख दीजिए। तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए को रखेंगे 1/4, आर को रखेंगे 1/8, 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/8 यानी 7/8, ये चीज आ गई। अब 1/4 डिवाइडेड बाय 7/8 को कैलकुलेट करें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 2/7। तो इस तरह से बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/7, और ए का आंसर कितना आया था, 4/7। अब ए और बी इन दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सी के जीतने की निकालनी है। अब देखो लोग तो 3 ही थे, ए बी और सी, और तीनों में से कोई एक तो जरूर जीतेगा और एक ही जीतेगा। ऐसा नहीं हो सकता ए भी जीत जाए और बी भी जीत जाए, क्योंकि जिसको सबसे पहले हेड मिला वो विनर। तो सबसे पहले हेड तो एक बार में एक का ही आ सकता है, एक से ज्यादा का आ ही नहीं सकता।
इसका मतलब यहाँ पर ये बात तो पक्की है कि एक ही आदमी जो है वो जीतने वाला है। सब नहीं जीतेंगे, सिर्फ 1% जीतेगा। तो वो जो 1% जीतेगा वो सी होगा। इसका प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना हो तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लेंगे कि यहाँ 3 ही केस हैं और तीनों में से कोई एक तो जरूर जीतेगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सी कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि ए बी सी का जीतना यहाँ जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव केसेस हो गए। एक्सक्लूसिव का मतलब तीनों में से कोई एक ही जीतेगा, ठीक है, दो भी नहीं जीतेंगे, एक ही विनर होगा। और एग्जॉस्टिव की इन तीनों में से कोई एक जीतेगा, कोई चौथा आदमी आकर जीतने वाला नहीं है। तीन ही केस बनते थे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 होती है तो 1 में से ए और बी की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सी विच इज इक्वल टू 1/7। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन 20 भी कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क कहाँ आ गया है? तो वही चीज कि ए बी और सी तीन लोग हैं और डाई थ्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जीतने और हारने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। प्रीवियस क्वेश्चन में टेल और हेड के केसेस थे, चाहे टेल आए चाहे हेड आए, दोनों में से कुछ भी आए दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। यहाँ ऐसा नहीं है, जीतने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है और हारने की कुछ और है, तो उस वजह से कैलकुलेशंस में फर्क आएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी देखिए। देयर आर 3 पर्सन्स ए बी सी हु थ्रो अ डाई इन सक्सेशन टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम। ए बी सी तीन लोग एक डाई को थ्रो करते हैं, सक्सेशन में थ्रो करते हैं। सक्सेशन का मतलब पहले ए ने डाला, फिर बी ने, फिर सी ने थ्रो किया। टिल 1 गेट्स अ 6, कब तक करेंगे? जब तक किसी एक का 6 नहीं आ जाता, एंड विन द गेम, और वो गेम जीत नहीं जाता। मतलब ए थ्रो करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, डाई को फेंकते जाएंगे, जिसको सबसे पहले 6 मिलेगा वो विनर होगा। क्वेश्चन वही है, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ना, तो यहाँ सक्सेस का मतलब है 6 का आना और फेलियर का मतलब है 6 का नहीं आना। अब सक्सेस को मैंने एस से डिफाइन कर दिया। लेट एस इज द इवेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस, दैट इज इवेंट ऑफ गेटिंग 6। तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6। तो एक ही तरह से आ सकता है 6 आउटकम्स में से, तो सक्सेस यानी एस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब एफ है इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 6, फेल हो जाना। फेल हो जाना यानी कि 6 नहीं आएगा। अब 6 नहीं आने के 5 केस बनते हैं, 1 2 3 4 5, पांचों में से कुछ भी आ जाए लेकिन 6 नहीं आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? 5/6। ठीक है, तो सक्सेस और फेलियर दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। सक्सेस है 6 का आना, 1/6 प्रोबेबिलिटी के साथ होगा। फेलियर है 6 का नहीं आना, यानी 5/6 प्रोबेबिलिटी के साथ होगा। मतलब यहाँ जीतने के चांसेस कम हैं और हारने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर भी हमें एक को तो जिताना ही है, किसी एक को हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। अब मान लो हमें ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जब हमें ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, पी ए निकालना है, तो अब हमें ए को ही जिताना है। अब ए जीतेगा फर्स्ट चांस में, यानी पहली बार में सक्सेस आ जाएगी। अगर पहली बार में सक्सेस नहीं मिली, पहली बार में फेलियर आया, तो दूसरा भी फेल, तीसरा भी फेल, फोर्थ टाइम में सक्सेस आएगी, क्योंकि ए को फर्स्ट के बाद सीधा फोर्थ चांस मिलने वाला है। फिर इसी तरह से मान लो फोर्थ टाइम पर भी नहीं हुआ, तो पहले एबीसी तीनों फेल, फिर एबीसी तीनों फेल, फिर सातवीं बार में ए को सक्सेस मिलेगी। तो ए को चांस मिल रहा है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद फोर्थ नंबर पे, उसके बाद सेवेंथ नंबर पे, अप टू इंफिनिटी। तो जो सक्सेस है वो या तो 1 पर आएगा, या 4 पर आएगा, या 7 पर आएगा। जब 1 पर आएगा फिर तो एस हो ही गया, जब 4 पर आएगा तो फोर्थ नंबर पे एस आने का मतलब पिछले 3 जगह एफ रहेगा। इसी तरह से 7वें नंबर पे सक्सेस का मतलब पीछे जो 6 जगह है ना, 6 के 6 जगह हमें क्या दिखाई देगा? एफ दिखाई देगा। अब आती है आगे कैलकुलेशन। पीएस तो डायरेक्टली आ गया। ट्रिपल एफ एस को आप पीएफ की पावर 3 इंटू पीएस लिख सकते हो, क्योंकि हर फेलियर अपने आप में यूनिक है। हर फेलियर में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये सारे के सारे
एक टॉस दूसरे टॉस के रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए पीएफ 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 यानी पीएफ की पावर 3 इंटू पीएस आएगा। अगले टर्म पर आए तो एफ हमें 6 बार दिखाई दे रहा है, 6 बार दिखाई दे रहा है, तो पीएफ की तो पावर हो गई 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये पीएफ की पावर 6 इंटू पीएस बनेगा। तो पहले हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देन फेलियर 3 टाइम्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देन फेलियर 6 टाइम्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाएगी यहाँ पर कि इस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हो गई 1/6। ठीक है, अब फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 थी, तो सक्सेस का तो 1/6 मैंने आगे लिख दिया इंटू 5/6 की पावर 3। इसी तरह से ये सक्सेस की तो 1/6 और 5/6 की पावर 6। इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारे पास आ जाती है, और ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट जीपी बनती है। इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म हो गया 1/6 और इसका कॉमन रेशियो है 5/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो ए और आर हमारे पास है। नाउ द सम अप टू इंफिनिटी इज गिवन बाय ए अपॉन 1 माइनस आर। एस इंफिनिटी की तो यही वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी। ए को रखा 1/6, आर को रखा 5/6 का होल क्यूब। पावर्स का ध्यान रखना बेटा, खाली 5/6 मत ले लेना। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आता है वो आ गया 1/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 125/216, 5/6 का क्यूब। सिंप्लीफाई करके फाइनली वी गेट द आंसर 36/91। ये पूरी कैलकुलेशन जो है ये 36/91 पर चली जाती है। तो इस तरह से ए के जीतने के चांसेस कितने हो गए? द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन इज गिवन बाय 36/91। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। अब हमें बी के जीतने के चांस चाहिए। अब जब बी के जीतने के चांसेस कैरी आउट करने हैं तो बी कब जीतेगा? सेकेंड नंबर पे जीतेगा। तो सेकेंड नंबर पे एस आया तो पहले नंबर पे एफ आएगा ही आएगा। फिर बी को मिलेगा पांचवा चांस, पांचवा चांस मिलेगा तो 4 बार एफ, उसके बाद पांचवें नंबर पे एस। कैसे? ए हार जाएगा, फिर बी हारेगा, फिर सी हारेगा, फिर ए हारेगा, तब बी जीतेगा। ठीक है, ऐसे ही ए बी सी ए, ये सब हारेंगे तब बी जीतेगा 8वें नंबर पे। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस बन रही है। तो बी की विनिंग कब होगी? या तो सेकंड पे होगी, सेकंड पे नहीं हुई तो फिफ्थ पे होगी, फिफ्थ पर नहीं हुई तो 8 चांस में होगी। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आ जाती है। अब इसकी करनी है हमें कैलकुलेशन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में अब जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या है? एफ एस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। फिर एफ 4 बार था तो एफ की प्रोबेबिलिटी 4 टाइम्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। फिर 7 बार फेलियर के बाद 8वें नंबर पे सक्सेस था तो 7 टाइम्स एफ की प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब हमने सारी वैल्यूज यहाँ पुटअप कर दी। अब यहाँ जो फर्स्ट टर्म आ रही है ना वो 5/6 इंटू 1/6 है। ठीक है, सेकेंड टर्म है 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6, फिर 5/6 की पावर 7 इंटू 1/6। तो क्योंकि ए में 5/6 और 1/6 दोनों हैं, तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, ये जो 4 पावर थी जो ऊपर वाली, इसको 2 में बांट दिया। 3 पावर एक तरफ, 1 पावर एक तरफ, ताकि ये 5/6 इंटू 1/6 बन जाए। ऐसे ही ये जो 7 पावर थी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/6 की पावर 6 इंटू 5/6, मतलब 7 को बांट दिया 6 और 1 में, ऐसे ही 4 को बांट दिया 3 और 1 में। क्यों किया ऐसा? क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक 5/6 चाहिए, एक 1/6 चाहिए। तो इस हिसाब से अब देखो, फर्स्ट टर्म तो हो गई 5/36, 5/6 इंटू 1/6, 5/36। फिर ये पीछे वाला 5/6 और 1/6 अगेन 5/36 इंटू 5/6 का क्यूब, फिर 5/36 इंटू 5/6 की पावर 6, सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब ये सीक्वेंस आपके पास आ गई। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ ये जो वैल्यूज हैं ये पुटअप कर दी, 5/36 अपॉन 1 माइनस 5/6 का होल क्यूब। और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है आफ्टर कैलकुलेशन
30/91। ठीक है, 30/91 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सी। अब सी के जीतने की बात करनी है। सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल ऐसे ही 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 1 माइनस 36/91 माइनस 30/91। एलसीएम वगैरह लेकर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाता है 25/91। और इस तरह से या सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन, जिसके साथ ये एक्सरसाइज जो है वो कवर हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, 2 persons A and B throw a pair of dice alternately beginning with A। दो लोग हैं, एक A है एक B है, वो एक डाई का पेयर थ्रो करते हैं, A से शुरुआत होती है। What is the probability that B gets a double and wins before A gets a total of 9 to win? आपको ये बताना है यहाँ पर कि दो लोग ए और बी एक पेयर ऑफ डाई को थ्रो करते हैं, शुरुआत ए ने की। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी डबल लाके जीत जाएगा। कह रहा है बी गेट्स अ डबल एंड विंस, बी का डबल आएगा और बी जीत जाएगा बिफोर ए गेट्स अ टोटल ऑफ 9 टू विन, जबकि ए का टोटल ऑफ 9 नहीं आएगा। मतलब ए टोटल ऑफ 9 लाकर जीते उससे पहले बी डबल लाकर जीत जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल किस कॉन्टेक्स्ट में है, यहाँ ए जीतेगा अगर टोटल ऑफ 9 आता है और बी जीतेगा अगर डबल आता है। मतलब सक्सेस का डिफरेंट मीनिंग है ए और बी के लिए। इस क्वेश्चन में सक्सेस हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर ए एंड बी। ए विन करेगा अगर टोटल ऑफ 9 आता है और बी विल विन इफ ही गेट्स अ डबल, बी जीतेगा अगर डबल आता है। ठीक है, ये चीज इस क्वेश्चन में स्पेशल है। अब देखो जरा आगे चलते हैं इसी में। जब दो डाइस को आप थ्रो करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। अब मान लेते हैं ई इवेंट है, एक 9 का टोटल आना यानी ए का जीतना। ए के जीतने के इवेंट को मैंने ई नाम दे दिया, ए जीतेगा यानी इवेंट ई। तो ई के फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4। 9 का टोटल आता है 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, 4 केस बनते हैं। इसलिए ए के जीतने के चांसेस हो गए 4/36, 1/9। तो ए के हारने के चांस कितने हो जाएंगे, ए के हारने के चांस हो जाएंगे 1 माइनस 1/9 यानी 8/9। ये मैंने बार लगा दिया। ई के ऊपर ई बार लिखने का मतलब क्या है, ई का मतलब सक्सेस, ई बार का मतलब फेलियर। ठीक है, इसी तरह से अब आते हैं बी वाले केस पर। बी का इवेंट क्या है, बी विल गेट अ डबल टू विन द गेम। अब डबल आने के चांसेस कितने होते हैं, डबलेट तो 6 तरह से आ सकता है, इसलिए डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब बी डबल आने पर जीतेगा, इसका मतलब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। तो बी के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। अब यहाँ डिस्टिंक्शन करने के लिए हमें बार का यूज करना पड़ा, क्योंकि ए की सक्सेस इवेंट ई से है, बी की सक्सेस इवेंट एफ से है। तो ए के फेलियर को ई बार से शो करेंगे और बी के फेलियर को बी बार से शो करेंगे। ठीक है, अब इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ये हमने लिख दिया ना कि ए जीतेगा अगर पीई आता है 1/9, ए हारेगा पीई बार 8/9, बी का जीतना यानी पीएफ 1/6 और बी का हारना यानी पीएफ बार। ये देखिए ये रहा एफ बार। तो पीएफ बार का मतलब हो गया 5/6। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, लास्ट पेज। अब हमें निकालना है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, या तो ए पहली बार में जीत जाएगा, पहले में नहीं जीता तो ए हारेगा, फिर बी हारेगा, फिर ए जीतेगा। तो ए का हारना ई बार, बी का हारना एफ बार और फिर ए का जीतना यानी ई बार। अगर मान लो सेकेंड चांस में भी बात नहीं बनी, सेकेंड चांस में भी बात नहीं बनेगी तो हम तीसरा केस कौन सा बनता है, फिफ्थ चांस में बनेगी। फिफ्थ चांस में बनेगी यानी पहले ए हार गया ई बार, फिर बी हार गया एफ बार, फिर ए हार गया ई बार, फिर बी भी हार गया, फिर एफ बार। तो पांचवी बार में जाके ई यानी ए को सक्सेस मिलेगी।
तो ए को सक्सेस मिलेगी पहले में, तीसरे में, पांचवे में एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ पर जब हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो ई का मतलब तो ई की प्रोबेबिलिटी, ई बार एफ बार ई, ई बार एफ बार ई का मतलब क्या हुआ, ई बार एफ बार और ई का मतलब हो गया पहले तो पीई, फिर पीई बार पी एफ बार पीई, उसके बाद पीई बार पी एफ बार पीई बार पी एफ बार पीई। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, पीई में पीई की वैल्यू रख देनी है, ई बार में 8/9, एफ बार 5/6, पीई 1/9। ये सारी वैल्यूज पुटअप करते चलेंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज पर ध्यान दो, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, फिर हमारी क्लास ओवर होने वाली है। यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रही है, इस सीक्वेंस में ई की प्रोबेबिलिटी तो बन रही है 1/9, वो तो ओके है। अगले में 8/9 और 5/6 का प्रोडक्ट ले लो, तो ये बन गया 40/54। फिर तीसरे सेट में 8/9 इंटू 5/6 40/54 पहली बार, फिर 40/54 दूसरी बार, यानी 40/54 की 2 पावर, यहाँ 40/54 की 1 पावर और 1/9 तो फर्स्ट टर्म हो गया। इस हिसाब से अब आगे चलते चलते हम कैलकुलेशन करेंगे, वही एस इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट लगा दिया। फर्स्ट टर्म यहाँ बन रही है 1/9, ए की वैल्यू 1/9, आर की वैल्यू 40/54। ए और आर को पुट करके 1/9/1 माइनस 40/54 आया, विच गिव्स अस विद 3/7। तो कैलकुलेशन करके ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो आ गई 3/7। अब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो सीधी सी बात है बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1 माइनस 3/7 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 4/7। तो ये 4/7 आ जाती है, किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, बी की। ये तो एक तरीका था जिसमें मैंने पहले ए की कैलकुलेट की, उसके बाद बी की कैलकुलेट की। अगर आपको लगता है कि आपको तो सिर्फ बी की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और वो डायरेक्ट का सीक्वेंस ये रहेगा जैसा कि आपको यहाँ शो किया है और में। ए हारेगा, ए हारेगा तो बी जीतेगा, फिर ए हार गया, बी हार गया, फिर ए हार गया, तब बी जीतेगा, फिर ए हारा, बी हारा, फिर ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए हार गया, फिर बी जीतेगा। ये आपके ऊपर है। वैसे ना जहां पर मल्टीपल सक्सेसेस हों, मतलब ए के जीतने का कुछ और इवेंट है, बी के जीतने का कुछ और इवेंट है, वहां बेटर ये रहता है कि आप पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर 1 में से माइनस करके निकाल लो, उससे गलतियां कम होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट।